टी पावर डेंजर। उसके जितने भी अतराफ है उस पर एक नजर दौड़ाए ताकि खुदा ना खास्ता वहां पर ऐसा कोई खतरा मौजूद हो जो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। तो अगर कोई खतरा है वहां पे तो फौरी पीछे हट जाए और मुतालिका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर ले ताकि वो डिपार्टमेंट वहां पे पहुंच के पहले वो हैजर्ड्स को रिमूव कर ले, फिर उसके बाद आपके पास जाके इस तरह नीली पोजीशन में बैठ जाए। रिस्पॉन्स लेना है, आर फॉर रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए हमने आपको AVPU का फार्मूला बताया। हम वहां पे जो अप्लाई कर रहे थे वो भी AVPU ही था क्योंकि अलर्ट ऑलरेडी नहीं था। वर्बल वो पूछ रहा था भाई तुम्हें क्या हुआ है, ये पेनफुल रिस्पॉन्स दे रहा था। क्लियर? तो आम कम्युनिटी के लिए हम ये वीडियोस बनाते तो इस वजह से हम यहाँ पे छोटे से शायद उससे कोई रिस्पॉन्स मिल जाए। अगर AVPU में अलर्ट भी नहीं है, वर्बल पे भी नहीं है, पेनफुल पे भी नहीं है, तो हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट क्या है, अनरिस्पॉन्सिव। और किसी भी बेहोश मरीज को, अनरिस्पॉन्सिव का मतलब है बेहोश है, किसी भी बेहोश मरीज को फौरी हॉस्पिटलाइज करना मस्ट होता है। ये लाजमी है कि आप उसको फौरी हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो उसके लिए एस का मतलब है शाउट फॉर हेल्प, फौरी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर ले और गाड़ी लेके आए ताकि आप मरीज को हॉस्पिटलाइज कर ले। क्लियर है? अब चूंकि मैं एम्बुलेंस के इंतजार पे बैठा हूं, एम्बुलेंस आ रही है रास्ते पे, शायद उसके आने में 10 मिनट गुजर जाए, शायद उसके आने में 20 मिनट गुजर जाए, शायद वो किसी दूसरे इमरजेंसी पे हो, या एम्बुलेंस आ रही है रास्ते पे। अब वो कह रहा है आपको कि मैं 10, 5, 4, 6 मिनट में वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो आपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना क्योंकि अभी तक आपने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्शियस है, शायद उसकी मौत वाकया हो गई हो, अभी तक आपको पता नहीं है क्योंकि उसको तो आप कंफर्म करेंगे किससे, इमरजेंसी पल्स को चेक कर ले। किसको चेक कर ले? इमरजेंसी पल्स। इमरजेंसी पल्स हम किसे कहते हैं? कैरोटिड पल्स। जिस तरह मैंने आपको एज की डिफिनेशन बताई तो इमरजेंसी पल्स उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। अगर कोई इन्फेंट है, उसकी उम्र 0 से 1 साल तक है, उसकी इमरजेंसी पल्स ब्रेकियल पल्स कंसिडर होगी, ये जो पल्स है। अगर कोई उसकी एज जो है वो चाइल्ड है, 0 से लेकर 8 ईयर तक है, तो उसकी इमरजेंसी पल्स पे मोरल पल्स कंसिडर होगी। अगर उसकी एज 8 से अबव है तब हम कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। क्लियर हो गया? अभी हम कंसिडर कर रहे हैं ये एडल्ट है तो उसकी हम कौन सी पल्स को चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स पे 2 उंगलियां रखिए, हम कैरोटिड पल्स को चेक कर रहे हैं। अब तो ये तो पल्स से हमें अंदाजा लग जाएगा कि पल्स चली या नहीं चल रही, लेकिन सांस के अमल को भी चेक करना है। तो उसके लिए जो LNF का टेक्निक्स आपको बताया, लुक, लेसन एंड फील, वो भी अप्लाई कर ले। कान यहाँ उसके नाक को मुंह के करीब लेके आए, आंखें उसके चेस्ट राइज एंड फॉल को चेक करेगी। इसको हमने कितने टाइम के लिए चेक करना है? जस्ट फॉर 10 सेकंड, जस्ट फॉर 10 सेकंड। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। अब 2 कंडीशन हो सकती है, पल्स और ब्रीथ हो भी सकती है, पल्स और ब्रीथ नहीं भी हो सकती। हम कंसिडर कर रहे हैं कि पल्स और ब्रीथ दोनों मौजूद नहीं है। कंडीशन ऐसी है, पेशेंट जो है वो नो पल्स और नो ब्रीथ कंडीशन में, मतलब कार्डियक अरेस्ट में, तो हम फौरी पे क्या शुरू करेंगे? CPR को शुरू करेंगे। CPR में 2 चीजें हम करते, छाती को दबाते ताकि मसनूई तौर पर उसकी हार्ट की पंपिंग जो है वो जारी रहे, और अगर खून की गर्दिश हो रही है, पंपिंग हो रही है, खून का काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तब भी हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम मरीज को मसनूई सांसें देके उसमें ऑक्सीजन को शामिल कर रहे ताकि बाकी जितने भी आज़ाए उसको हम, उसकी डेथ का दौरानिया जो है उसको हम बढ़ा सके, क्योंकि उसको बाकी सेल जो है उसको ऑक्सीजन मिल रही है। असल में हार्ट पंपिंग छोड़ गया है, हम कोशिश में है कि किसी तरीके से उसकी हार्ट की पंपिंग को दोबारा बहाल कर ले। क्लियर है यहां तक? तो हम क्या करते हैं, छाती को दबाते। छाती को दबाने के लिए हमने पहले उसके, जहां पे हम छाती के दबाने के लिए हाथ रखते, उस पोजीशन को सीखना लाजमी है। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेनेब्रम, स्टर्नम और जेफाइड प्रोसेस होता है जो कार्टिलेज से बना होता है।
जो काफी इलास्टिक होता है, अगर हम उस पर प्रेशर भी लाए, उसको हम कंप्रेस भी कर ले, तो वो दोबारा इजीली रिकॉइल हो सकता है, उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। लेकिन अगर आपको पोजीशन का पता नहीं है स्टर्नम की, तो फिर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह खींच ले और नेपल पे उसके साथ दूसरी वर्टिकल लाइन खींच ले। ये दोनों लाइन जहां पे क्रॉस कर जाते, ये आपकी स्टर्नम की पोजीशन है प्रॉपर। तो यहां पे आपने क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन उसी स्टर्नम पे रखनी है। किस तरह रखेंगे, एक हाथ को स्ट्रेट करके उसको सीधा स्टर्नम के ऊपर अपने हथेली को रखे, पूरे हाथ को नहीं। क्लियर? दूसरे हाथ की उंगलियां उसमें क्या कर ले, इस तरीके से इंटरलॉक कर ले और बॉडी की वेट मरीज के ऊपर लेके आए, ताकि आपको कंप्रेशन में आसानी हो, और मरीज के छाती को दबाना शुरू कर ले। छाती को दबाते हुए आपने मुसलसल मरीज के फेस की तरफ ही देखना है। अगर उसमें आपको जिंदगी के कोई आसार नजर आ जाए तो फौरी CPR को आपने फिर रोकना है। क्लियर? तो हम कितने कंप्रेशन देंगे, 30 कंप्रेशन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। कितने कंप्रेशन हो गए, 30 कंप्रेशन। तो C का मतलब हो गया कंप्रेशन, C पर कंप्रेशन। अब उसके बाद क्या आता है, A पर एयरवे। फिर उसने हमने फौरी एयरवे को चेक करना है। क्यों चेक करना है, ऐसा ना हो कि उसकी कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो और हम उसे डायरेक्ट ब्रीथ दे दे और वो मजीद ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एयरवे को चेक करना है। ए पर एयरवे, उसके लिए हम एक टेक्निक से अप्लाई करते, उसको कहते हैं हेड टिल्ट। किस तरह हेड को टिल्ट करेंगे, एक हाथ माथे पे रखें, ये 2 उंगलियां इसको चिन के नीचे रख ले और हेड को क्या कर ले, टिल्ट कर ले, पीछे की तरफ लेके जाए और इस तंज से चिन को क्या कर ले, लेफ्ट कर ले। अब आपको एयरवे इजीली नजर आ रही है, कोई चीज हो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, तो इजीली आप उसे रिमूव कर ले। क्लियर? तो ए पर क्या हो गया, एयरवे, एयरवे इज क्लियर। अब आपने क्या करना है, बी पर ब्रीथ। अब आपने मरीज को मसनूई सांसें देनी है। मसनूई सांसें देने के लिए आपने यही हेड टिल्ट चिन लिफ्ट का टेक्निक से अप्लाई करना है, रखना है उसे, और मरीज के नोज को 2 उंगलियों से आपने पिंच करके मरीज के मुंह के ऊपर कोई साफ कपड़ा, रुमाल वगैरह रखना है, ताकि अगर आप उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे, अगर आपके पास कोई एम्बोबैग इस तरह मौजूद नहीं है तो आप लाजमी माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे, या आप फेस मास्क शील्ड आपके पास मौजूद नहीं है, CPR मास्क आपके पास मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन यही रहता है कि आपने माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। तो अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं तो उसके मुंह के ऊपर कोई साफ कपड़ा, रुमाल वगैरह रख ले, ताकि उसकी बीमारी आपको ना लग जाए। क्लियर? और ऊपर एक घास पीस रख रहा हूं, नोज को मैंने पिंच किया और लंबी सांस ली और ब्रीथ डिलीवर कर ली। 1 से लेकर 2 सेकंड का वक्त, दोबारा एक ब्रीथ दे दी। तो CPR के एक साइकिल में टोटल 30 मरतबा छाती को दबाने के बाद मरीज को 2 मसनूई सांसें दी जाती है। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो आपने दोबारा दूसरी साइकिल शुरू करनी है। दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाए, आपने तीसरी साइकिल को कंप्लीट शुरू करना है। तीसरी साइकिल के बाद चौथी, और चौथी के बाद आपने 5 साइकिल कंप्लीट करने, और मुसलसल हर कंप्रेशन देते हुए मरीज की फेस की तरफ आपने देखना है। अगर उसमें एक कंप्रेशन के साइकिल के बाद भी आपको अलामत नजर आ जाए, CPR को छोड़ ले, लेकिन 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगर उसमें आपको कोई आसार नजर ना आ जाए, दोबारा पल्स और ब्रीथ को चेक कर ले, कैरोटिड पल्स और LLF का टेक्निक्स अप्लाई कर ले। कितने साइकिल के बाद, 5 साइकिल के बाद। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगर उसकी पल्स और ब्रीथ फिर भी नहीं चल रही, दोबारा CPR शुरू कर ले, और फिर 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोबारा पल्स और ब्रीथ को चेक कर ले। इस टेक्निक्स को आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक वहां पे एम्बुलेंस सर्विसेज ना पहुंच जाए, या आप बजाते खुद इस मरीज को हॉस्पिटलाइज ना कर ले, या उस वक्त तक जब तक आग मुकम्मल तक न जाए। हमेशा हम CPR को बड़ी सिस्टम में करते हैं। एक बंदा ब्रीथ दे रहा होता है, दूसरा बंदा कंप्रेशन कर रहा होता है।
जब एक बंदा कंप्रेशन करते हुए थक जाए तो वो ब्रीथ वाला बंदा कंप्रेशन की तरफ आ जाता है और कंप्रेशन वाला बंदा ब्रीथ की तरफ चला जाता है।